Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So this is the second part of the sixth chapter, and all those topics which we couldn't discuss in our previous video will be covering those topics in this video. So let's begin. First topic is concept learning. कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट किसे हम कहते हैं. कॉन्सेप्ट इज अ कैटेगरी used to refer to a number of objects and events. मतलब कि कॉन्सेप्ट को हम एक कैटेगरी के तौर पर समझ सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है? एक कैटेगरी है. इट इज अ सेट ऑफ फीचर्स और एट्रीब्यूट्स विच इज कनेक्टेड बाय सम रूल. मतलब एक टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उसके कोई सेट ऑफ फीचर्स होंगे और those features should be connected by some rule. तो feature क्या होता है? It is a characteristic, it's an attribute or it's an aspect, and rule is an instruction to do something. So under the topic of concept basically comes two categories. One is artificial concept and second is natural concept. Artificial concepts are those that are well defined and rules connecting the features are precise and rigid. So in a well-defined concept, the features that represent the concept are both singly necessary and jointly sufficient. इसका मतलब है कि जो भी features होते हैं एक concept को बनाने के लिए वो उनका एक सिंगुलर तौर पर भी एक इम्पोर्टेंस रहता है और वो बाकी सारे रूल्स के साथ या फीचर्स के साथ मिलकर भी उनका मतलब एक ग्रुप के तौर पर भी उनकी इम्पोर्टेंस है. तो दोनों इम्पोर्टेंट है. सिंगली भी दे आर इम्पोर्टेंट एंड जॉइंटली ऑल्सो दे आर सफिशिएंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नेचुरल कॉन्सेप्ट. नेचुरल कॉन्सेप्ट यूजुअली इल डिफाइंड होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली द बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स. नाउ आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स जो होती हैं वो यूजुअली वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई कॉल दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्क्वायर एज वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट. क्योंकि स्क्वायर बनने के लिए 4 एट्रीब्यूट्स की मौजूदगी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. फर्स्ट इज इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर. सेकेंड इज स्क्वायर शुड हैव 4 sides. Third is each side of equal length and last is equal angles. तो स्क्वायर के लेंथ भी इक्वल होने चाहिए. स्क्वायर की एंगल्स भी जो भी 4 एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होने चाहिए. स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर है और उसके 4 साइड्स हैं. तो ये क्या है? ये बहुत ही वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स है क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं बहुत क्लियरली मेंशन्ड हैं, क्लियरली डिफाइंड है. दस अ स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 4 फीचर्स कनेक्टेड बाय अ कंजंक्टिव रूल. तो इसे कहते हैं कंजंक्टिव रूल, जो कि एक मतलब सेट ऑफ फीचर्स को कंबाइन करता है और एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है. उसे हम कहते हैं कंजंक्टिव रूल. नाउ लुक एट योर बुक एंड इट हैज गॉट फिगर 6.4. सो जो आपके बुक में फिगर 6.4 गिवन है वहां पर एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है विच हैज गॉट 16 कार्ड्स हैविंग 2 शेप्स. वन इज स्क्वायर, second is triangle. They have 2 shades of color. One is pink, the other is gray. Signs of crosses on top or bottom and small circle on right or left side. Now with the help of these cards, one can create a number of concepts by using different rules. So the set of features that are connected by some rule are called the relevant features. तो उसी का मतलब होता है relevant features, और relevant features को use करके ही जो कि एक rule से मतलब कंबाइंड किया गया है हम निकालते हैं कंजंक्टिव कॉन्सेप्ट. कंजंक्टिव का मतलब है एक साथ, टुगेदर. ओके, यू जॉइन एवरीथिंग टुगेदर एंड देन यू मेक अ कंजंक्टिव कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज स्किल लर्निंग. व्हाट इज अ स्किल? स्किल का मतलब क्या है? स्किल इज अ सलाहियत. स्किल को हम सलाहियत कहते हैं, विच मीन्स कि कोई ऐसा काम जो कि आप सीखते हैं और उसे सीखने पर आपको फ़ायदा होता है और आप उसे प्रैक्टिस करके आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, उस काम के उस्ताद बन जाते हैं. सो स्किल इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क smoothly and efficiently. So how do you perform a complex task smoothly and efficiently? Of course, when you keep on practicing that same thing, you become expert at it. Now, this skill, it either consists of a chain of perceptual motor responses, or basically it is a sequence of stimulus response associations. मतलब
एक स्किल को समझने के लिए और फिर उसे समझ के प्रैक्टिस करके उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए हमें एक चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेस का अप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि हमें कुछ ना कुछ, तो ये एक टास्क है, एक एबिलिटी है जिसमें कि हम कोई काम करते हैं। सपोजिंग यू आर लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, सो दैट इज अ स्किल, बिकॉज एट फर्स्ट यू डोंट नो हाउ टू मेक दैट बैलेंस एंड देन राइड अ बाइसाइकिल। तो उसमें आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे आप चलाना सीखेंगे, उसके बाद हो सकता है आप एक दो बार गिर भी जाएं, देन व्हेन यू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन आप उसमें स्किल्ड हो जाते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेस। मोटर रिस्पॉन्सेस का मतलब है जहां पर कि आप अपने हाथ पैर को इस्तेमाल करके कोई चीज कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं किसी स्टिमुलस का। और सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एसोसिएशन का मतलब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, मतलब देयर इज सम स्टिमुलस एंड देन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट स्टिमुलस, यू आर मेकिंग रिएक्शंस एंड दैट्स हाउ you learn that skill. So, one of the most influential accounts of phases of skill acquisition is presented by Fitz. तो फिट्स ने कहा कि स्किल एक्विजिशन के कुछ फेजेस होते हैं। स्किल एक्विजिशन का मतलब है कि हाउ यू एक्वायर दैट स्किल, हाउ यू गेट टू नो अबाउट दैट, हाउ यू इंटरप्रेट दैट थिंग, हाउ यू गेट दैट थिंग इन टू प्रैक्टिस, और फिर आप कैसे उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसके क्या फेजेस होते हैं। 3 फेजेस होता है बेसिकली। पहला इज द कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आप उस चीज़ को समझने लगते हैं, आप उसे अपनी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, अपना कंसंट्रेशन देते हैं। यू ट्राई टू नो एंड मेमोराइज व्हाट द इंस्ट्रक्शंस आर। तो ये सब चीज़ें आप फर्स्ट फेज में करते हैं, विच इज़ द कॉग्निटिव फेज, जहाँ पर कि बेसिकली आप अपना दिमाग चला रहे हैं, आप चुप करके उसके बारे में समझ रहे हैं, आप उसके बारे में और से ज़्यादा जानकारी लेके आप अपना दिमाग चला रहे हैं। सेकेंड इज द एसोसिएटिव फेज। इस वाले फेज में हम अपने डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स या स्टिमुली को लिंक करते हैं विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। नाउ एज द प्रैक्टिस इंक्रीजेस द एरर डिक्रीज and performance improves, also the time taken is reduced, क्योंकि जैसे जैसे आपका performance improve होगा आपको less and less time लगेगा उस चीज़ को समझ के perform करने के लिए। तो practice से ही जो है हम उसे स्किल को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लास्ट आता है ऑटोनोमस फेज। ना ऑटोनोमस फेज एक ऐसा फेज है जिसमें कि आप अचानक से, मतलब आपको पूरा वो स्किल आ जाता है और आपको उतना मेंटल एफर्ट या उतना कंसंट्रेशन देना नहीं पड़ता जितना कि आप पहले जब सीख रहे थे उस टास्क को तब आप देते हैं। मतलब लाइक यू जस्ट इमेजिन और यू जस्ट थिंक अबाउट द टाइम व्हेन यू वर लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल। और अभी जब आपको बाईसाइकिल आती है तो क्या आप बैठ के सोचते हैं बाईसाइकिल के ऊपर कि कैसे चलाना है, कहाँ पैर रखना है? आप नहीं सोचते, आप सीधा निकलते हैं और अपने बाईसाइकिल में बैठ करके चले जाते हैं। लेकिन पहले जब आप सीख रहे थे आप धीरे धीरे बैठना सीखते हैं, देन धीरे धीरे आप उसके जो पैडल्स होते हैं उसको चलाना सीखते हैं। तो ऑटोनोमस में क्या होता है कि जो अटेंशनल डिमांड्स हमें चाहिए होता है सेकेंड वाले फेज में एसोसिएटिव की, आप कैसे अपने सारे सेंसरी, आप अपने आँख को, अपने सारे सेंसेस को, जो कि बेसिकली विजन का जो मेन जो सेंसरी मोडालिटी है इट इज़ आइज, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन करके अटेंशन देके आप अपने मोटर रिस्पॉन्सेस को काबू में रख के आप अच्छी तरह से पोजीशन बना के आप सीखते हैं, अटेंशन देते हैं उस टास्क को। तो ऑटोनोमस फेज में क्या होता है कि वो चीज़ चेंज हो जाता है, वो जो अटेंशनल डिमांड्स लगते थे सेकेंड फेज में वो कम जाता है और स्किल परफॉर्मेंस इट अटेन्स ऑटोमेटिसिटी, इसलिए ऑटोनोमस कहा गया है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होने लगता है। देयर इज़ नो एफर्ट इन दैट, वो एफर्टलेस हो जाता है और आप बिना एफर्ट लगाए ही उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो एक स्किल को हासिल करने के लिए, एक स्किल में स्किल्ड होने के लिए प्रैक्टिस इज द की। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस एफर्टलेस होता जाएगा और उतना ही time taken will be reduced. Next topic is transfer of learning. Transfer of learning को transfer of training या transfer effect भी कहते हैं. It is the effects of prior learning on new learning. मतलब कि आपने supposing एक टास्क लिया, आप उसे लर्न करना चाहते हैं, आपने वो टास्क लर्न किया एंड देन कुछ दिनों के बाद आपने एक दूसरा टास्क लिया और उसे भी आप लर्न करते हैं। तो जो प्रीवियस टास्क आपने लर्न किया, इतना अपना टाइम एफर्ट दे के
उस टास्क का इम्पैक्ट क्या आपके दूसरे वाले लर्निंग टास्क में गिर रहा है, अगर उसका इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट है, तो वो किस टाइप का है, इधर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर ज़ीरो हो सकता है। पॉजिटिव में देखा जाएगा कि जो आपने टास्क 1 लर्न किया था और फिर जब आप सीख गए तो आपको सेकेंड वाला टास्क को लर्न करके उसका परफॉर्मेंस देने में ज़्यादा ईजी हुआ। नेगेटिव में ऑपोजिट हो सकता है, पहला टास्क जो लर्न किया और दूसरा टास्क करने गए तो पहली की जो लर्निंग थी वो कुछ और थी और अभी सेकेंड की जो लर्निंग है वो कुछ और है, तो दोनों में आपको डिफिकल्टी लगेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब आपको टास्क लर्न करने में ज़्यादा देरी हो जाएगी। थर्ड इज ज़ीरो, मतलब कि कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं, पहले टास्क का दूसरे टास्क लर्निंग में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, तो वो ज़ीरो में चला जाएगा। तो दो तरीके के ट्रांसफर्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज जनरल और जेनेरिक ट्रांसफर। यहाँ पे लर्निंग ऑफ वन टास्क वार्म्स अप द लर्नर टू लर्न द टास्क, टू लर्न द नेक्स्ट टास्क कन्वीनियंटली, मतलब कि पहला टास्क जो लर्न किया, जनरल ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब इट्स लाइक वेरी जनरल इन नेचर, और ये हमें ज़्यादातर देखने को मिल सकता है इजीली, क्योंकि एक टास्क करने के वजह से दूसरा टास्क करने में आपको वार्म अप सा हो जाए। वार्म अप का क्या मतलब है? वार्म अप हम एक्सरसाइज करने से पहले, डांसिंग करने से पहले, हम डांस क्लास में जाते हैं, एरोबिक्स में जाते हैं, जुम्बा करने जाते हैं, तो हमें वार्म अप करवाया जाता है। वार्म अप का मतलब है कि हम अपने बॉडी को थोड़ा बहुत एक्वेंटेड करवा देते हैं आगे के वर्कआउट करने के लिए, उसे वार्म अप कहते हैं। तो जनरल ट्रांसफर में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम पहला टास्क कर रहे हैं, वो टास्क करने के दौरान हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है, हमारी जो एबिलिटीज है वो वार्म्ड अप हो जाते हैं और दूसरा टास्क हमें लर्न करने के लिए इजी होता है। सपोजिंग यू इमेजिन योर सेल्फ व्हेन यू आर राइटिंग, यू आर टेकिंग एन एग्जाम, और एग्जाम लिखने के वक्त आप देखेंगे कि पहले पहले जब आप आंसर कर रहे होते हैं तो यू आर सिटिंग रिलैक्स्ड और आप धीरे धीरे लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दो पेज लिखने के बाद अचानक से आपके अंदर वो जो एबिलिटी है, वो ज़्यादा एफिशिएंसी, जो मैं बोलूँ एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, आप अच्छी तरह से एकदम स्पीड से अपने आंसर्स लिखने चालू कर देते हैं, बिकॉज यू गेट एक्वेंटेड। तो वो एक दो पेज लिखने के बाद से आपका बॉडी माइंड जो है वो उस चीज को करने के लिए वार्म अप हो जाता है। तो दैट इज जनरल ट्रांसफर। सेकेंड इज स्पेसिफिक ट्रांसफर। दिस इन्वॉल्व्स लर्निंग of stimulus response association. Now it is the effect of learning of task A on learning of task B. तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है कि कैसे टास्क ए लर्न करने के वजह से टास्क बी को लर्न करने के दौरान क्या इम्पैक्ट गिरा, उसे स्पेसिफिक ट्रांसफर कहते हैं। तो यहाँ पे कोई वार्म अप नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं उस इम्पैक्ट की कि जब हमने टास्क ए लर्न किया तो उसका क्या इम्पैक्ट गिर रहा है जब हम टास्क बी को लर्न कर रहे हैं। तो जो भी इम्पैक्ट है वो इट विल बी बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। अगर सिमिलैरिटीज है दोनों टास्क ए और बी में तो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा स्पेसिफिक ट्रांसफर, डिससिमिलैरिटी है तो नेगेटिव होगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो हो सकता है। अगर कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच तो ऑफ कोर्स जीरो ट्रांसफरेंस होगा। ना फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग, जो भी लर्निंग हम कर रहे हैं, जिस भी टाइप का लर्निंग कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से लर्न कर रहे हैं, तो क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लर्निंग को बढ़ाता है, मतलब हम वो बिहेवियर को ज़्यादा जल्दी कब लर्न करते हैं। दो टाइप के रेनफोर्समेंट्स बताए गए हैं, फर्स्ट इज कंटिन्यूअस एंड सेकेंड इज पार्शियल। कंटिन्यूअस मीन्स द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड आफ्टर ईच टारगेट रेस्पॉन्स। तो हर एक रेस्पॉन्स के बाद जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है उसे हम कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पॉन्डिंग। तो जब हर एक टारगेट रेस्पॉन्स के बाद रेनफोर्समेंट मिलता है तब यूजुअली देखा गया है कि रेट ऑफ रेस्पॉन्डिंग इट इंक्रीजेस, क्योंकि माइंड में एक अपने आप से वो चीज़ बैठ जाता है कि इसे परफॉर्म करने के बाद हमें रेनफोर्समेंट है, मतलब हमें कुछ मिल रहा है, सो विल बी परफॉर्मिंग, तो इसलिए उसका जो रेट ऑफ रेस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है। पार्शियल रेनफोर्समेंट इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब कभी रेनफोर्समेंट दिया तो कभी नहीं दिया। नाउ इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पॉन्डिंग रेनफोर्स्ड अकॉर्डिंग टू रेशियो। दिस मीन्स कि जब एक रेशियो के तहत आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टारगेट रेस्पॉन्स के बाद, तब उसमें रेट ऑफ रेस्पॉन्डिंग इंक्रीज करता है। सपोजिंग दैट रेशियो इज
रेशियो आप समझ लें कि 1:2 है. नाउ दिस मीन्स कि जब आप रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, सपोजिंग आपने अपने सब्जेक्ट को एक स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस की वजह से उनका रेस्पॉन्स आएगा, तो रेस्पॉन्स के आपने उस रेस्पॉन्स को रेनफोर्समेंट दिया, ओके. उसके बाद 2 बार जब वो सेम चीज होता है, 2 बार रेस्पॉन्स आता है, आप नहीं देते, लेकिन आप थर्ड टाइम देते हो. तो फर्स्ट आप दे रहे हो, उसके बाद 2 बार नहीं दे रहे, उसके बाद फिर से थर्ड टाइम दे रहे हो, तो उनके माइंड में भी क्या हो जाएगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि अभी अगर मिलेगा तो इसके बाद नहीं, इसके 2 बार हो जाने के बाद मेरे को थर्ड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है. तो इसमें क्या होता है कि एक माइंड में बैठ जाते हैं कि दिस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू अ रेशियो, और इसमें भी पार्शियल रेनफोर्समेंट में भी it increases the rate of responding. So the fact that the responses acquired under partial reinforcement are highly resistant to extinction is called partial reinforcement effect. Now what does this mean? इसका मतलब है कि द फैक्ट जिसमें कि रेस्पॉन्सेज जो होते हैं एक्वायर्ड अंडर पार्शियल रेनफोर्समेंट, मतलब जब आप अपने सब्जेक्ट को पार्शियल रेनफोर्समेंट दे रहे हैं और उस रेनफोर्समेंट के बाद उनका जो रेस्पॉन्सेस आ रहा है, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन, मतलब कि वो बहुत जल्दी वो उस बिहेवियर को भुला नहीं सकते, क्योंकि इसे हम कहते हैं पार्शियल रेनफोर्समेंट इफेक्ट, बिकॉज दे नो कि अगर फर्स्ट टाइम में मिला तो फर्स्ट के बाद दो कंटिन्यूस टर्म्स को छोड़ के थर्ड बार में हमें फिर से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा, तो उसमें वो उस बिहेवियर को नहीं भूलेंगे, वो बिहेवियर करना वो स्टॉप नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो कि दिस इज दी पार्शियल रेनफोर्समेंट टेक्निक, और पार्शियल रेनफोर्समेंट इफेक्ट के लिए दिल कंटिन्यू दैट बिहेवियर. तो फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग, तो आपने देखा कि लर्निंग कब प्रोवाइड होता है, जब आप एक बच्चे को कुछ अच्छा काम करने के लिए आप उसे अच्छी तरह से एनकरेज करते हैं, उसे अच्छी तरह से प्यार से समझाते हैं कि आप ऐसे काम और अच्छे से कीजिए, आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, आप उसे अप्रिसिएशन देते हैं, तब वो बिहेवियर इंक्रीज होता है. ये क्या है? ये रेनफोर्समेंट है. अगर उसने हर बार अच्छा कोई काम किया, स्कूल में अच्छे अच्छे नंबर्स लेके आए, अच्छे मार्क्स लेके आए, या कोई परफॉर्मेंस में अच्छा हुआ, तो अगर आप उन्हें प्रेज करेंगे तो वो कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट होता है, हर बार प्रेज करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बिहेवियर बढ़ जाएगा ना. सेकंड एक है, सेकंड और थर्ड फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सेकंड फैक्टर कहता है कि मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए. अगर आपके मन से ही मोटिवेशन नहीं होगा कोई टास्क को या कोई भी बिहेवियर को लर्न करने के लिए, आप उसे जल्दी लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इंटरनल से ही उस चीज़ को अपनाने के लिए आपको मन नहीं है. और ये मोटिवेशन जो है 2 तरीके के हो सकते हैं, इंट्रिंसिक जो मन के अंदर से है, या एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर से भी हो सकता है. किसी चीज़ को देखा, इंस्पायर हुए, किसी का बात सुना, मोटिवेटेड फील हुआ, दैट इज extrinsic motivation. Third is preparedness for learning. Now, one can learn only those associations for which one is genetically prepared. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ के लिए आपका बॉडी आपको साथ देता है, आप वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं. तो जेनेटिक्स का भी एक फैक्टर है, क्योंकि जेनेटिकली अगर आप प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ को करने के लिए, आपका बॉडी आपको अच्छी तरह से साथ देता है वो चीज़ को करने के लिए, सो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू लर्न दैट थिंग. नेक्स्ट है एक लर्नर का लर्निंग स्टाइल क्या होता है. नाउ ए लर्नर्स कंसिस्टेंट वे of responding to and using stimuli in the context of learning is known as the learning style. तो जो भी लर्नर हैं, कोई बिहेवियर लर्न कर रहे हैं या कोई टास्क लर्न कर रहे हैं, उनका एक कंसिस्टेंट तरीका होता है. जैसे कि हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो पर्सनालिटी में हम देखते हैं कि यूजुअली एक बंदा जो है वो कंसिस्टेंटली सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर रखता है, मतलब मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में. अगर वो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में पोलाइट है, तो जब वो गुस्सा भी दिखाए तो वो उतना आउटरेजियस नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को गुस्सा नहीं आता, हर किसी को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गुस्सा आता है, और हम मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है. तो क्या होता है कि एक कंसिस्टेंट टाइप ऑफ बिहेवियर होता है. हम कहते हैं कि ये इंसान हमेशा से हंसमुख रहते हैं. उसका क्या मतलब है? वो हमेशा से तो स्माइलिंग नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कहने का मतलब होता है कि उनका काफ़ी जॉली काइंड ऑफ एटीट्यूड है, तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस. तो यहाँ पर भी लर्नर की भी एक कंसिस्टेंट तरीका है, एक कंसिस्टेंट वे है to which he responds, I mean in a way in which he responds and uses the stimuli in context of learning. So learning styles are mainly derived from perceptual modality.
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड पर्सनैलिटी पैटर्न्स। तो परसेप्चुअल मोडालिटी क्या होता है? इट इज द बायोलॉजिकली बेस्ड रिएक्शंस टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे बायोलॉजिकल बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम कैसा रिएक्शंस देते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को। इट रेफर्स टू द प्रेफरेंसेस ऑफ पर्सन्स थ्रू विच दे take in information such as auditory, visual, smell, kinesthetic and tactile। तो ये सब हमारे sense modality से related हैं। That's why the term perceptual modality। Second is information processing। It distinguishes between the way we are structured to think, solve problems and remember information। This may be thought of as the way we process information। तो कैसे हम एक information को process करते हैं, हमारा तरीका क्या है, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक लर्नर का लर्निंग स्टाइल। लास्ट इज पर्सनैलिटी पैटर्न। आपकी पर्सनैलिटी जिस तरीके की होगी, आप लर्निंग भी कुछ उसी तरीके से करेंगे। एंडरसन ने एक दो टाइप के एक डिफ्रेंशिएट किए हैं स्टाइल्स ऑफ लर्निंग के बारे में उन्होंने समझाने की कोशिश की है, और बेसिकली उन्होंने दो स्टाइल्स बताए हैं। फर्स्ट इज द एनालिटिक, सेकेंड इज द रिलेशनल। एनालिटिक में बेसिकली इट फॉलोज अ सीक्वेंशियल पैटर्न, मतलब जो लोगों की लर्निंग स्टाइल एनालिटिक है वो एक सीक्वेंस में चीज़ों को लर्न करना पसंद करते हैं, या वो वैसे मतलब इनबॉर्न, वो चीज़ उनकी जो है वो इन्नेट है, वो हर चीज़ को उसी तरीके से ही समझते हैं, उसी तरीके से लर्न करने की कोशिश करते हैं। दे फॉलो अ वेरी सीक्वेंशियल पैटर्न। एक सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक वो आगे बढ़ के वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रिलेशनल स्टाइल्स रखते हैं, लर्निंग स्टाइल्स की जो दूसरा तरीका है वो है रिलेशनल स्टाइल। तो रिलेशनल स्टाइल्स वाले लोग दे लर्न बेस्ट थ्रू फुल एक्सपोजर। यहाँ पे वो छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात, मतलब जो सीक्वेंस में जाके एक कॉन्सेप्ट को समझने की बात वो नहीं करते। जिनकी स्टाइल रिलेशनल है वो पहले फुल एक्सपोजर लेते हैं उस चीज़ का, उसके बाद उसे समझने की कोशिश करते हैं। सो इन टेबल 6.6 in your book, the differences has been mentioned between relational style and analytical style. You should go through it. तो मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि रिलेशनल स्टाइल वाले दे परसीव इन्फॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ टोटल पिक्चर। तो वो पहले टोटल पिक्चर देखते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को परसीव करने की कोशिश करते हैं। वेयर एज एनालिटिकल स्टाइल के लोग एबल टू डिसम्बेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम टोटल पिक्चर, इनकी वो एबिलिटी होती है कि उस टोटल पिक्चर को भी वो पार्ट वाइज डिवाइड करके उस एक एक चीज़ को वो कनेक्ट करके वो समझ सकते हैं। So there are quite few differences given. You can go through it. Let's move on to the next topic, learning disabilities. Now what is learning disabilities? It is the heterogeneous group of disorders. Remember, disabilities का मतलब है disorders. You are not allowed to write disease or something like that. In psychology, we basically write disorder only. Remember this point. Heterogeneous group of disorders manifested in terms of difficulty in acquisition of learning, reading, writing, speaking, reasoning and mathematical activities. तो इसका मतलब है learning disabilities एक ऐसे हेट्रोजेनस, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन उन डिफरेंट कैटेगरीज को एक ग्रुप में हम ला के उसे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स बनाए हैं, और उसे हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिन्हें होती हैं उन्हें आइदर कोई चीज़ को ग्रास्प करने के लिए, कोई चीज़ लर्न करने के लिए उन्हें डिफ़िकल्टी होता है, या फिर कुछ बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, कोई चीज़ें बोल नहीं पाते, मैंने बोलने के वक्त उनको प्रॉब्लम होती है, या रीजनिंग जो है वो रीजनिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ उनकी उतनी अच्छी नहीं रहती, तो उससे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। सम ऑफ द फ्यू सिम्टम्स और द कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड डिफ़िकल्टीज़ इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें रहती हैं उन बच्चों में जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो रखते हैं। नेक्स्ट इज दे हैव अटेंशनल डिसऑर्डर्स। वो एक जगह पर अपना अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, दे आर वेरी डिस्ट्रैक्टिव। तो उन्हें अटेंशनल डिसऑर्डर्स होना भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जैसा कि हमने ADHD में पढ़ा है, ये भी उसी के अंडर में आता है। थर्ड इज पुअर स्पेस ओरिएंटेशन, इनएडिक्वेट सेंस ऑफ टाइम। उन्हें स्पेस क्या है, कैसा है, कितना जगह है, इस वाले पर्टिकुलर जगह पर क्या कौन सा प्लेस सिचुएटेड है, वो उतना अच्छी तरह से नहीं बता पाते हैं जिनके अंदर में ये डिसेबिलिटी होती है ना। उन्हें सेंस ऑफ टाइम नहीं होता, उन्हें टाइम का मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आता। दे हैव पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी। इसका मतलब है कि
दे आर नॉट एबल टू यूज़ देयर हैंड्स प्रॉपरली, मतलब उनका जो मोटर रेस्पॉन्सेस है वो करेक्टली नहीं होता, वो कुछ और पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो ढंग से कर नहीं पाते, ऐसा यूजुअली देखा गया है। मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब है कि they are not able to hold objects with their fingers like pencil और pen, और उस चीज़ को पकड़ के वो ढंग से लिख नहीं सकते, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं रीडिंग राइटिंग में। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसे कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो ओरल डायरेक्शंस। तो अगर आप उन्हें अपने मुंह से डायरेक्शंस बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। दे मिसजज रिलेशनशिप्स, बॉडी लैंग्वेज, they are not able to perceive what the other person is trying to say, so it is not their default। ये जो है जेनेटिकली होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो इसलिए वो रिलेशनशिप्स को मिसजज करते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। सपोजिंग आपने उन्हें देख करके स्माइल किया लेकिन दिल परसीव समथिंग एल्स। दे शो परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि वो उनका जो परसेप्शन होता है वो उतना करेक्ट नहीं होता, तो उन्हें परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स होती हैं। एंड दे ऑल्सो हैव डिसलेक्सिया वेयर दे फेल टू कॉपी लेटर्स और वर्ड्स। तो जैसा कि दो लेटर है, कोई पी है, द लेटर इज पी and the number is 9, so if you write you'll be able to know कि हाँ differences है but it's like the mirror image, लेकिन वो ये mirror image वाली चीज़ को concept को नहीं समझ पाते and they tend to do mistakes in that, तो उसे dyslexia बोलते हैं, जहाँ पे कि बच्चे जो words होता है उसे ढंग से copy नहीं कर पाते और उन्हें एक हम अगर बोलते हैं वो P है तो उन्हें लगता है कि वो 9 लिखा हुआ है। So that kind of problems children have, that is learning disabilities. Now the last topic for our video is applications of learning principles. The principles of learning have great value for enriching human life in all spheres of life. All activities and behaviors that make personal, social and economic life peaceful and pleasurable, they are learned. So their learning should be psychologically guided. Now learning को इतना importance दिया गया है क्योंकि हम एक behavior को जब तक learn नहीं करते हम उसे perform भी नहीं कर सकते। Supposing if you don't know how to eat with a spoon, imagine what will you do at the dining table। तो ये सब चीज़ों को सीखने के लिए हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हमारे घर के एल्डर मेंबर्स खा रहे हैं, हम उस तरीके से ईटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे स्फीयर्स में इसका इंपॉर्टेंस है। हम चीज़ों को लर्न करके, पढ़ाई भी जो अभी हम कर रहे हैं हम इस चीज़ को लर्न करेंगे, हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। सो लर्निंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और लर्निंग को हम कैसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि we can have a glimpse of the applications of learning principles in 4 areas, that is in organizations, in treatment of maladjustive behaviors, in rearing children and school learning. ना ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आप रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स को क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप उनकी जो लर्निंग है और उनका परफॉर्मेंस है आप उसे इंक्रीज कर सकें। एब्सेंटिज्म को कम करवाने के लिए कैसे, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने वर्क से भागेंगे नहीं, वो एब्सेंट नहीं करेंगे। आप जितने भी लोग पूरे वीक भर आते हैं उनका अटेंडेंस रहता है, उनके लिए आप एक रिवॉर्ड तैयार कीजिए या उन्हें कोई बेनिफिट्स दीजिए, तो उसमें क्या होगा कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और लोगों की लर्निंग जो है वो भी बढ़ेगी कि हाँ जब हम ऑफिस जाएंगे तो हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट बिहेवियर विल इंक्रीज, वो जो गुड वाला बिहेवियर है वो इंक्रीज होगा। So you can do this by giving rewards and benefits. Second is therapeutic procedures to modify maladaptive habits or behaviors. Now, in these procedures, the principle of extinction is employed. जो भी maladaptive behaviors है उसे modify करने के लिए और जो socially unacceptable behaviors है उसे रोकने के लिए principle of extinction का हम use कर सकते हैं। In the case of those children and adults who exhibit irrational and unfounded fear with accompanying avoidance behavior, implosive therapy and flooding are used। तो वो बच्चे या वो adults जो कि एक मतलब irrational का मतलब है जिसका कोई रेशन ही नहीं है, कोई रैशनल थॉट ही नहीं है, फालतू का एक थॉट हमारे दिमाग में बैठ जाता है जो कि फिजूल का होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन स्टिल वो फियर है हमारे मन में, फिजूल का फियर है, उसका कोई ग्राउंड्स नहीं है, एंड वी टेंड टू
अवॉइड दैट सिचुएशन, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं। मैंने किसी के सामने बीचों बीच हम भागने लगेंगे, कोई भी हरकत करेंगे, तो ये सब ठीक नहीं है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए दो थेरेपीज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज इम्प्लोसिव थेरेपी एंड सेकेंड इज फ्लडिंग। Implosive therapy starts with the person imagining their most feared form of contact with the feared object, accompanied by vivid verbal descriptions of the by the therapist. Okay, so the therapist here, he or she functions as a coach. On the other hand, flooding is exposure, is the actual exposure that takes place in vivo, मतलब live आप उस फियर्ड ऑब्जेक्ट से आप उसे एक्सपोज कर रहे हैं। सपोजिंग इम्प्लोसिव थेरेपी में जो आपके सब्जेक्ट हैं उन्हें कॉकरोच से डर लगता है। कॉकरोच से क्यों डर लगता है, उसका कोई भी रैशनल ग्राउंड नहीं है। यू नो द साइट इट जस्ट इरिटेट्स, और साइट जो है वो बहुत अनप्लेजेंट लगता है सब्जेक्ट को, तो वो एक रैशनल थॉट ही है। और वो सपोजिंग एक रूम में कॉकरोच मौजूद है तो वो उस रूम में एंटर नहीं कर सकते। उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डिसऑर्डर टाइप्स उन्हें फील होने लगा कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो वो थेरेपिस्ट के पास गए, थेरेपिस्ट उनके ऊपर इम्प्लोसिव थेरेपी अप्लाई की। इम्प्लोसिव थेरेपी में थेरेपिस्ट अपने पेशेंट से या अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि क्लोज योर आइज। ओके, वो अपने क्लाइंट से बोलेंगे आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स कीजिए, एंड देन द therapist will try to make that person imagine कि you are slowly entering into the room and on the floor there lies a cockroach. तो पहली बार में उनको डर लगेगा, उसके बाद वो उन्हें धीरे 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 बोलेंगे कि आप इमेजिन कर रहे हैं, आप बस इमेजिन कीजिए। तो ऐसा क्या होगा कि धीरे धीरे वो इमेजिन करते करते वो उस चीज़ का वो जो डर है वो उनके मन से कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इमेजिनेशन में उनसे वो कांटेक्ट को इनिशिएट करवाएंगे। लेकिन फ्लडिंग में एक्चुअल एक्सपोजर होता है। रिमेंबर, फ्लडिंग में थेरेपिस्ट धीरे धीरे उस पर्सन को उस फियर्ड ऑब्जेक्ट से रियली मिलवाएंगे। इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं होगा, उन्हें लाइव उस जगह में लेके जाएंगे और उन्हें मिलवाएंगे। सो दिस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल ट्रीटमेंट्स ऑफ फियर। मतलब कोई भी डर है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट से लोगों को डर रहता है, फियर रहता है, तो एक फोबिया काइंड ऑफ रहता है। सो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए फ्लडिंग वाला जो टेक्निक है जिसमें एक्चुअल एक्सपोजर किया जाता है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि सबसे सपोजिंग द पर्सन हैज़ गॉट अ फोबिया ऑफ स्पाइडर्स, उसे स्पाइडर्स देख के बहुत डर लगता है, तो थेरेपिस्ट क्या करेंगे, सिस्टमैटिकली उस फियर को वो कम करवाएंगे। एंड वाई आई यूज द वर्ड सिस्टमैटिकली, क्योंकि वो एक लेवल के हिसाब से उस स्पाइडर वाले फियर को वो कम करने की कोशिश करेंगे। मीन्स वो सबसे पहले क्लाइंट को इमेजिन करवाएंगे कि यू नीड टू इमेजिन कि आप एक एंट से मीट कर रहे हैं एंड यू आर टचिंग दैट एंट। ओके, तो एंट, then slowly the client will go to butterfly, not butterfly, the caterpillar। तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे वो स्पाइडर में जाएंगे, और जब तक वो स्पाइडर में पहुंचेंगे तब तक क्लाइंट के मन में जो है वो धीरे धीरे फियर कम होता जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो चुका है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट से। तो ये बेसिकली जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, इसके बारे में आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। देर यू विल स्टडी इन डिटेल कि कैसे दो टेक्निक यूज़ करते हैं। फर्स्ट, थेरेपिस्ट क्लाइंट से कहते हैं कि आप अपना आंख बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए। थोड़ा भी अगर क्लाइंट को एंग्शियस फीलिंग होता है, थोड़ा भी डर लगता है, तो थेरेपिस्ट उसी दौरान क्या करते हैं कि उन्हें रिलैक्स करने को कहते हैं और रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो जब भी डर लगता है उस ट्रीटमेंट को स्टॉप किया जाता है और उन्हें रिलैक्स करवाया जाता है। तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे स्पाइडर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि स्पाइडर के बारे में बात करने पर भी उन्हें अनकम्फर्टनेस नहीं होता। सो दैट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। Next is aversion therapy. In order to eliminate the habits that are undesirable and injurious for health and happiness, aversion therapy is used. Aversion therapy में basically वो
एक मतलब एसोसिएशन क्रिएट कर देते हैं, नेगेटिव काइंड ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पर कि सपोजिंग द पर्सन इज़ एडिक्टेड टू अल्कोहल, तो वो क्या करेंगे कि उस पर्सन को अल्कोहल का स्मेल उसको करने को बोलेंगे और उसके बाद जैसे वो स्मेल करेगा उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। तो धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन हो जाएगा और उसका माइंड इलेक्ट्रिक शॉक को एसोसिएट करने लगेगा उस अल्कोहल के स्मेल को, और धीरे धीरे वो चीज़ को वो छोड़ देगा। नेक्स्ट इज मॉडलिंग। Modeling and systematic use of reinforcement for shaping and developing competence are extensively used. Modeling का मतलब है कि हम लोगों को देख के सीखते हैं। Reinforcement का मतलब है कोई एंड में कोई रिवॉर्ड होना, या नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स भी होती हैं which is undesirable. Now, persons suffering from excessive shyness and having difficulties in interpersonal interactions are subjected to assertive learning. This therapy is also based on the principles of learning. There are persons who lose mental peace with accelerated rate of breathing, loss of appetite, and rise in blood pressure at the slightest provocation. In such cases, psychotherapists, they give biofeedback treatment. तो बायोफीडबैक ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है, ये टेक्निक है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इन बायोफीडबैक अ बॉडली फंक्शन जैसे कि हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करके उसे मॉनिटर किया जाता है, और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन इज फेड बैक टू द पर्सन कि आपको इस वाले सिचुएशन के बारे में इमेजिन करके आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो पर्सन को पता लगता है कि उसे किस चीज़ से एक्चुअली प्रॉब्लम है और फिर वो लर्निंग के हिसाब से उसे कम कर सकते हैं। नाउ चाइल्ड रेयरिंग में हम देखते हैं कि बच्चों को हम बेसिकली सेफ्टी या डेंजर्स के बारे में हम क्लासिकल कंडीशनिंग दे करके समझा सकते हैं। वी कैन यूज़ दी idea of classical conditioning, and in order to modify their behavior we can use the idea of operant conditioning, जहाँ पे कि हम कुछ रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं एंड में। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का, स्टिमुलस का। नाउ ऑल्सो मॉडलिंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी बच्चे सीख सकते हैं, जैसा कि पेरेंट्स को वो अपना मॉडल समझ के पेरेंट्स के बिहेवियर को वो खुद भी अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लास्ट इज स्कूल लर्निंग। नाउ एप्ट प्रैक्टिस कंडीशंस प्रोवाइडेड, टीचर एक्ट एज मॉडल्स एंड मेंटोर्स। तो स्कूल लर्निंग में टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं बच्चों की लर्निंग के लिए। बच्चे उन्हीं को देख के, उन्हें आइडलाइज करके अपने सारे बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं, बिहेवियर्स को मॉडल करते हैं, एंड सो देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ऑफ द कंडीशंस प्रोवाइडेड, जिसमें कि बच्चे अच्छी चीज़ों को पहले सीखें। तो ये काम है टीचर्स का कि कैसे वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ करने के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे, कैसा डिलीजेंट होकर अपने होमवर्क्स कंप्लीट करने के लिए, डिसिप्लिन होने के लिए वो उन्हें बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे, और प्रैक्टिस से बच्चे जो हैं वो उस बिहेवियर को वो धीरे धीरे लर्न कर लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।